Before we explore the poetry and ideas of William Wordsworth, let's first take a quick look at the life of the poet who became one of the most influential voices of the Romantic age. Wordsworth's life, his deep connection with nature, and his personal experiences played a significant role in shaping his poetry. So let's begin with some important biographical facts about William Wordsworth. तो दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री और उनके आइडियाज को अच्छे से जानने से पहले हम सबसे पहले इस रोमांटिक एज के राइटर की कुछ मुख्य बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। चाहे वो उनकी लाइफ हो, उनका नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन हो, उनके पर्सनल अनुभूति हो, एक्सपीरियंसेस हो, जिस इन जिन सभी का उनकी पोइट्री को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को शुरू करते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स से। सबसे पहले बात करते हैं उनके बर्थ की। बॉर्न 7 अप्रैल 1770, बर्थ प्लेस कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन लेक डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत नेचुरल सराउंडिंग्स में बीता। यही नेचुरल इन्वायरमेंट आगे चलकर उनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव भी डालती है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री में पोएट ऑफ नेचर के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं डेथ एंड ब्यूरियल की तरफ। डाइड 23 अप्रैल 1850, एज 80 इयर्स, कॉज ऑफ डेथ प्लूरिसी, ब्यूरियल ग्रेसमेयर चर्चयार्ड। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हुई और जब उनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु थी 80 वर्ष। उनकी मृत्यु का कारण प्लूरिसी था और उनको ग्रेसमेर चर्च यार्ड में दफनाया गया। ग्रेसमेर लेक डिस्ट्रिक्ट का ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ड्सवर्थ के जीवन तथा साहित्य से इसका बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए इस नाम को हमें लेक डिस्ट्रिक्ट, जो ये नाम है, ये बार बार हमें उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम के लिए इन 4 फैक्ट्स को जरूर याद रखें। 7 अप्रैल 1770, बर्थ कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। 23 अप्रैल 1850, ये है उनका डेथ ईयर। प्लूरिसी, जिस वजह से उनकी डेथ हुई। ग्रेसमेर चर्चयार्ड, जहां पर उन्हें दफन किया गया, जहां पर उनकी कब्र है। तो अब उनका फैमिली बैकग्राउंड को समझते हैं। फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, मदर एंड कुकसन। उनके पिता का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और उनकी मदर का नाम था एन कुकसन। जॉन वर्ड्सवर्थ का जॉन वर्ड्सवर्थ जो थे उनके पिता, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अटर्नी के रूप में काम करते थे। वे सर जेम्स लॉदर से जुड़े हुए थे। वर्ड्सवर्थ और उनके भाई बहनों का बचपन रिवर डर्वेंट के किनारे एक शांत और रूरल इन्वायरमेंट में गुजरा। चारों तरफ रिवर्स, माउंटेन्स, वुड्स और कंट्री साइड का नेचुरल ब्यूटी था। यही नेचुरल सराउंडिंग्स वर्ड्सवर्थ के बचपन की मेमोरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी और आगे चलकर यही एक्सपीरियंसेस उनकी पोइट्री में हमें दिखाई देते हैं। इसलिए वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी में रिवर डर्वेंट एंड लेक डिस्ट्रिक्ट को जरूर याद रखें, क्योंकि नेचर के प्रति उनका गहरा प्रेम उनके बचपन से इसी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। They had 5 children and William Wordsworth was second child. William Wordsworth was very violent and moody. जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कुकसन के 5 बच्चे थे और विलियम वर्ड्सवर्थ उनके दूसरे बच्चे थे। ये बात अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने माता पिता के कौन से बच्चे थे, यानी कि नंबर के हिसाब से सेकंड नंबर पर थे। बचपन में वर्ड्सवर्थ का पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव थी। उनके स्वभाव में कभी कभी मूडीनेस और तीव्र प्रतिक्रिया करना, यानी कि वो काफी ज्यादा वायलेंट भी हो जाते थे। वे अपनी फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करते थे। आगे चलकर यही सेंसिटिविटी और इमोशनल डेप्थ उनकी पोइट्री की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनी। इसलिए एग्जाम के लिए याद रखें, 5 children, William Wordsworth was the second. In 1778, he lost his mother at the age of 8 years old. Schooling at Hawkshead in 1778. All were lived at a woman's house, women and Tyson.
1778 यानी 1778 में वर्ड्सवर्थ की लाइफ का एक मोड़ आता है, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इसी साल जब वर्ड्सवर्थ केवल 8 साल के थे तो उनकी माता एन कुक्सन का देहांत हो जाता है। मदर की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को एजुकेशन के लिए हॉकशेड ग्रामर स्कूल भेजा गया। 1779 में भेजा गया। हॉकशेड में रहने के दौरान वर्ड्सवर्थ और उनके ब्रदर ने एन टाइसन नाम की एक लोकल वुमन के घर में समय बिताया। हॉकशेड का नेचुरल इन्वायरमेंट वर्ड्सवर्थ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ उन्होंने कंट्री साइड, लेक्स, माउंटेन्स और रूरल लाइफ को बहुत करीब से देखा और उसे महसूस किया। आगे चलकर नेचर के प्रति हम उनका जो डीप लव देखते हैं, उनकी पोइट्री में, उनकी रचनाओं में हमें ये जो नेचर के प्रति उनका प्यार दिखाई देता है, उसके जो रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, वो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो उन्हें हॉकशेड में मिला, वहां पर देखी जा सकती हैं। तो एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। 1778 मदर्स डेथ, एज 8, हॉकशेड ग्रामर स्कूल 1779। Wordsworth attended primary school at Hawkshead, and after that, they joined grammar school at Cockermouth Church, attended and Burkert School at Penrith. अब वर्ड्सवर्थ की अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी शुरुआती एजुकेशन हॉकशेड में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कोकरमाउथ के ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने पेनरिथ में एंड बर्केट स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त की। पेनरिथ जो जगह है वो उनकी मैटरनल साइड से जुड़ी हुई है, यानी उनकी माता जो थी वो पेनरिथ से थी, तो वहां पर भी उन्होंने एंड बर्कर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इन शुरुआती एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ने वर्ड्सवर्थ की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनकी रीडिंग हैबिट्स को शेप करने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई। तो एग्जाम के लिए उनके अर्ली एजुकेशन से जुड़े ये 3 नाम याद रखिएगा: हॉकशेड, कोकरमाउथ ग्रामर स्कूल एंड बर्कर स्कूल, पेनरिथ। पेनरिथ was the name of town where William Wordsworth's maternal parents were lived. In 1787, he joined St. John's College, a part of Cambridge University. William Wordsworth was a university wit. William Taylor was a teacher of Wordsworth and he was inspired by Taylor to compose poems. अब वर्ड्सवर्थ की लाइफ में आते हैं पेनरिथ और कैम्ब्रिज के ईयर्स पर। पेनरिथ वो टाउन था जब वर्ड्सवर्थ के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी उनके नाना नानी रहते थे, इसलिए पेनरिथ भी उनके अर्ली लाइफ से क्लोजली कनेक्टेड था। इसके बाद 1787 में वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन लिया। कैम्ब्रिज में रहते हुए उनका इंटरेस्ट लिटरेचर और पोइट्री में बढ़ने लगा और डेवलप होने लगा। इसी पीरियड में उन्हें यूनिवर्सिटी विट के नाम से भी जाना गया। उनके शुरुआती लिटरेरी डेवलपमेंट में विलियम टेलर का भी इम्पोर्टेंट रोल था। टेलर उनके टीचर थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ को पोइट्री कंपोज करने के लिए एनकरेज और इंस्पायर किया, इसलिए एग्जाम के लिए याद रखें। 1787 जॉन सेंट जॉन कॉलेज, कैम्ब्रिज, टाइटल यूनिवर्सिटी विट। ये वो यूनिवर्सिटी विट नहीं है जो कि शेक्सपियर के टाइम पर थे, तो ये सिर्फ एक टाइटल है, आप याद रखिएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। विलियम टेलर, अर्ली टीचर एंड पोएटिक इन्फ्लुएंस। Dorothy Wordsworth was the sister of William Wordsworth. In 1778, after the death of their mother, Dorothy was sent to live in another town Halifax, Yorkshire, with her cousin Elizabeth. There she lived with a succession of relatives, and she met her brother in 1787 after 1778. अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ की, जो कि आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे क्लोज कंपेनियनों में से एक बनी, कंपेनियंस में से एक बनी। 1778 में उनकी मां के देहांत के बाद विलियम और डोरोथी को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। डोरोथी को हॉलीफैक्स, यॉर्कशायर भेज दिया गया, जहां उन्हें अपने कजिन एलिजाबेथ के साथ रहना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय अलग अलग रिलेटिव्स के साथ भी बिताया। इस तरह विलियम और डोरोथी कई वर्षों तक एक दूसरे से दूर रही, लेकिन 1787 में दोनों भाई बहन फिर से मिले, यानी 1778 के सेपरेशन के लगभग 9 इयर्स बाद। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1778। अब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं आप उनको पलट दीजिए, 78 को 87 कर दीजिए। ये एक ट्रिक है। ये रीयूनियन वर्ड्सवर्थ की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे चलकर डोरोथी केवल उनकी सिस्टर ही नहीं रही, बल्कि उनकी क्लोज कंपेनियन, दोस्त और लिटरेरी इन्फ्लुएंस भी बनी। एग्जाम पॉइंट समझ लेते हैं। 1778 ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। सेपरेशन ऑफ विलियम एंड डोरोथी, उनकी मदर का देहांत भी इसी ईयर में हुआ था। हॉलीफैक्स, योर्कशायर, डोरोथी का जो स्टे था
1787 विलियम और डोरोथी दोबारा से मिले, रीयूनाइटेड हुए. During his last summer as an undergraduate, he and his college friend Robert Jones planned to go on a tour of the Alps mountain on July 13, 1790. The inspiration behind this tour was the book of William Fox, Sketches of the Natural, Civil and Political State of Switzerland. अब वर्ड्सवर्थ की लाइफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट आता है, उनका एल्प्स का टूर. उनके अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स के आखिरी समर में वर्ड्सवर्थ ने अपने कॉलेज फ्रेंड रॉबर्ट जॉन्स के साथ एल्प्स माउंटेन्स की यात्रा करने का एक प्लान बनाया. उन्होंने यह जर्नी 13 जुलाई 1790 को शुरू की, लेकिन इस टूर के पीछे एक इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन भी थी. वर्ड्सवर्थ विलियम कॉक्स की बुक स्केचेस ऑफ द नेचुरल, सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, प्रभावित थे. इस यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ ने स्विस एल्प्स और वहां के ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स को करीब से देखा. जाना नेचर के साथ उनका जो डीप कनेक्शन था, उसे डेवलप करने में ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा. यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं. 13 जुलाई 1790 एल्प्स टू कंपेनियन रॉबर्ट जॉन्स, इंस्पिरेशन विलियम कॉक्स बुक ऑन स्विट्जरलैंड. Returning to England in October, Wordsworth was awarded a BA degree of graduation in Jan 1791. He started his career as a political philosopher, believer, and the inspiration behind this philosophy was William Godwin, a radical philosopher, and his book was Political Justice. एल्प्स की यात्रा पूरी करने के बाद वर्ड्सवर्थ अक्टूबर 1790 में इंग्लैंड वापस लौट आए. इसके बाद जनवरी 1791 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री मिली. ये उनकी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था. लेकिन इसी समय वर्ड्सवर्थ के इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल आइडियाज में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा. अपने करियर के शुरुआती दौर में वर्ड्सवर्थ रेडिकल पॉलिटिकल आइडियाज से काफी प्रभावित थे. वे पॉलिटिकल फिलोसफी और सोशल रिफॉर्म में इंटरेस्ट लेने लगे. इस इन्फ्लुएंस के पीछे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है विलियम गॉडविन का, जो एक प्रसिद्ध रेडिकल फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर थे. विलियम गॉडविन की सबसे प्रसिद्ध बुक्स में से एक थी एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो 1793 में प्रकाशित हुई थी. गॉडविन के आइडियाज जैसे रीजन, इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल रिफॉर्म ने यंग वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अक्टूबर 1790 रिटर्न टू इंग्लैंड. जनवरी 1791 बीए डिग्री, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विलियम गॉडविन. मेजर वर्क पॉलिटिकल जस्टिस 1793. Apart from that, Wordsworth was a Democrat in the beginning of his career. His passion for democracy was clear in a letter to the Bishop of Lalande. Another title for this letter was Apology for the French Revolution. इसके अलावा वर्ड्सवर्थ अपने करियर के शुरुआती दौर में डेमोक्रेटिक आइडियल्स के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे. उनकी डेमोक्रेसी के प्रति पैशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रति शुरुआती सिंपैथी हमें उनके एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्क में दिखाई देती है. उसका नाम है अ लेटर टू द बिशप ऑफ लैंड. इस वर्क को दूसरे नाम से अपॉलॉजी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जाना जाता है. ये वर्क वर्ड्सवर्थ के अर्ली रेडिकल पॉलिटिकल फेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. इसमें वे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रति अपनी शुरुआती पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के इवेंट्स और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को लेकर वर्ड्सवर्थ की थिंकिंग में काफी बदलाव आया. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वर्क अ लेटर टू द बिशप ऑफ लैंड. Alternative title Apology for the French Revolution. Theme Early Democratic and Revolutionary Ideas. Period 1790. French Revolution 1789. Wordsworth visited France and after this revolution. A poem of Wordsworth, French Revolution, in which he admired the revolution. In November 1791, he again went to France to attend the National Assembly. अब वर्ड्सवर्थ और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कनेक्शन को समझते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ. इस रेवोल्यूशन के मुख्य आइडियल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. ये तीनों जो आइडियल्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इसका ईयर आप जरूर याद रखेगा, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. वर्ड्सवर्थ इन रेवोल्यूशनरी आइडियल से काफी ज्यादा प्रभावित हुए. उन्होंने 1790 में फ्रांस की यात्रा की. पहली यात्रा
याद रखिएगा, और वहां के रेवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर को करीब से देखा। इसके बाद नवंबर 1791 में वो दोबारा फ्रांस गए और पेरिस में रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। इसी शुरुआती पीरियड में वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशन के प्रति बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे। उनकी यह रेवोल्यूशनरी सिंपैथी उनके एक इंपॉर्टेंट वर्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपीयर टू एंथुजियास्ट एट इट्स कमेंसमेंट में भी दिखाई देती है। तो एग्जाम के लिए टाइमलाइन याद रखें। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1790 was first visit to France, November 1791 second visit to France। और शुरुआती वर्ड्सवर्थ को याद रखें एज ए पोएट ऑफ strongly influenced by revolutionary and democratic ideals। And Jacobin Club. In December 1791, he met a girl and fell in love with her. Annette Welland, name of the girl. At the beginning of 1792, he became a close friend of an intellectual and philosophical army man, Michael Bublé, with whom he discussed political issues. According to him, democracy was to have sympathy for ordinary people. In 1818, his book was two addresses to the freeholders of Westmoreland। फ्रांस में वर्ड्सवर्थ के पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस और भी गहरे होते गए। इस दौरान वे जैकोबिन क्लब से भी जुड़े, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की रेडिकल पॉलिटिकल मूवमेंट से एसोसिएटेड था। दिसंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात एनेट वेलन से हुई। यह उनके पर्सनल लाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट फेज था। इसके बाद 1792 की शुरुआत में उनकी फ्रेंडशिप माइकल ब्यूपाय से हुई। ब्यूपाय एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल आर्मी ऑफिसर थे। वर्ड्सवर्थ और ब्यूपाय के बीच अक्सर पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर डिस्कशंस चलती रहती थी। वर्ड्सवर्थ के लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। वे डेमोक्रेसी को ऑर्डिनरी पीपल यानी कॉमन मैन के प्रति सिंपैथी और कंसर्न से जोड़कर भी देखते थे। बाद के वर्षों में भी उनके पॉलिटिकल आइडियाज दिखाई देते हैं। 1818 में प्रकाशित टू एड्रेसेस टू द फ्री होल्डर्स ऑफ वेस्टमोरलैंड उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्क है। एग्जाम पॉइंट 1791 Annette Wellen, 1792 Michael Bublé, Democracy, Sympathy for Ordinary People, 1818 Two Addresses to the Freeholders of Westmoreland। एनेट वेलन उनकी प्रेमिका थी जिससे कि उन्हें एक बेटी भी हुई थी। While still in France, he began to work on the first extended effort of poetic maturity। In 1791 to 1992 to 92, he wrote a poetic work, An Evening Walk, published in 1793, while a student at Cambridge from 1787 to 1791. While in France, he wrote a mature work, Descriptive Sketches, 1793. Another affair with Mary Asquith, a short affair. He wrote 500 more sonnets। अब वर्ड्सवर्थ के अर्ली पोएटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। फ्रांस में रहते हुए वर्ड्सवर्थ की पोएट्री एक नए स्टेज में एंटर कर रही थी। धीरे धीरे वो अपनी पोएटिक मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे थे। 1791 से 92 के दौरान उन्होंने एन इवनिंग वॉक लिखी, जिसे 1793 में पब्लिश किया गया। यह उनकी अर्ली पोएट्री की इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें नेचर और लैंडस्केप के प्रति उनका आकर्षण जो है वो साफ दिखाई देता है। फ्रांस में रहते हुए उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये भी 1793 में ही पब्लिश हुआ। इन शुरुआती वर्क्स में हमें वर्ड्सवर्थ का नेचर, लैंडस्केप और पर्सनल एक्सपीरियंस के प्रति ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है वो क्लियरली शो होता है। उनकी पर्सनल लाइफ में भी इस पीरियड में कुछ शॉर्ट रोमांटिक एसोसिएशंस रहे, जिनमें मैरी ईस्टवेट का नाम भी मिलता है। ये एक शॉर्ट अफेयर था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वर्ड्सवर्थ ने अपने पूरे लिटरेरी करियर में 523 500 से भी ज्यादा सोनेट्स लिखे हैं। एग्जैक्ट 523 है। इसलिए उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट सोनेट राइटर्स में भी गिना जाता है। 1791 to 92 An Evening Walk, 1793 An Evening Walk published, 1793 Descriptive Sketches published, 500 plus exact 523 sonnet written by Wordsworth। He revolted against neoclassical pseudo diction of poets। He knew Greek, Latin, French, Spanish, Italian, and English. According to the Wordsworth, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings that emerges in tranquility। अब वर्ड्सवर्थ के पोएटिक आइडियाज की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने न्यू क्लासिकल पोइट्स की आर्टिफिशियल और हाईली कन्वेंशनल पोएटिक डिक्शन के खिलाफ रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। उन्हें लगता था कि पोएट्री की लैंग्वेज आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं होनी चाहिए, जो कि ऑर्डिनरी लोगों या साधारण लोगों और नेचुरल लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग हो।
और ऑर्डिनरी लोगों को या साधारण आम लोगों को समझ ही ना आए। वे पोएट्री में सिंपल, नेचुरल और लिविंग लैंग्वेज के यूज पर जोर देते थे, यानी आम बोलचाल की भाषा पर वह जोर देते थे। यही आइडिया आगे चलकर उनके फेमस लिटरेरी थ्योरी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। वर्ड्सवर्थ को कई लैंग्वेजेस का नॉलेज थी। वे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और इंग्लिश जानते थे। अब आता है उनका सबसे फेमस पोएटिक डेफिनेशन। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स जो ट्रंक्विलिटी में रिकलेक्टेड होता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो पोएट्री स्ट्रॉन्ग इमोशन से जन्म लेती है, लेकिन पोएट उन इमोशंस को शांत मन से याद करके उन्हें पोएटिक फॉर्म में बदल देता है। एग्जाम पॉइंट अगेंस्ट आर्टिफिशियल न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन प्रेफर्ड सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज। मेजर थ्योरी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। की फ्रेज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। Poetry is the breath and final spirit of all knowledge, and it is the impassioned expression which is in the countenance of all science. अब वर्dsworth का पोएट्री के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं। वर्dsworth कहते हैं पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज एंड इट इज द इम्पैशन एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। इसका सिंपल मीनिंग है कि वर्dsworth के लिए पोएट्री केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। पोएट्री नॉलेज और ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक रिफाइंड और इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन है, यानी कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमें इमोशनली लोगों के साथ अटैच करता है और हमारी जो इमेजिनेशन है उसे बढ़ाता है। उनके अनुसार साइंस हमें फैक्ट्स और नॉलेज दे सकती है, लेकिन पोइट्री उन चीजों में इमोशन, इमेजिनेशन और ह्यूमन फीलिंग को जोड़ देती है। यानी वर्dsworth के लिए पोइट्री एक ऐसी शक्ति है जो नॉलेज को केवल इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और फीलिंग के साथ पेश करती है। यह स्टेटमेंट भी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से रिलेटेड है और वर्dsworth की पोएटिक थ्योरी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोएट्री ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। साइंस पोएट्री गिव्स पैशन एंड इमेजिन एक्सप्रेशन ऑफ टू नॉलेज। सॉरी, poetry gives passionate and imaginative expression to knowledge. Wordsworth was called priest of nature. Wordsworth made The Prelude a biography that talked about the growth of a poet's mind. Another work of his was The Excursion. Wordsworth को अक्सर priest of nature कहा जाता है। इसका कारण केवल ये नहीं है कि उन्होंने नेचर की ब्यूटी पर बहुत सारी पोएट्री लिखी। उनके लिए नेचर एक टीचर, एक गाइड और मॉरल फोर्स भी थी। उन्हें लगता था कि नेचर ह्यूमन माइंड और कैरेक्टर को डेवलप करने की पावर रखती है। अब उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें वर्dsworth अपने जीवन से जुड़े किस्सों, एक्सपीरियंसेस के साथ साथ एक पोएट के माइंड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बताते हैं। इसीलिए द प्रिल्यूड को याद रखें एज अ स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ये इसका कंप्लीट टाइटल है। उनकी एक और मेजर वर्क है द एक्सकर्जन। यह एक फिलोसॉफिकल पोएम है और वर्dsworth की बड़ी फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट द रेक्लूस का प्लान सेकंड पार्ट थी। तो एग्जाम के लिए याद रखें, वर्dsworth प्रीस्ट ऑफ नेचर, द प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, द एक्सकर्जन फिलोसॉफिकल पोएम पार्ट ऑफ द रेक्लूस। Both of these works were part of his long poem, The Recluse. He wanted to make them part of The Recluse that will treat of nature, man, and society, but he did not succeed. Wordsworth started Romanticism, where he broke the chain of artificial poetry. अब वर्dsworth के एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, द रेक्लूज। द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्जन दोनों वर्dsworth के इसी बड़े फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट द रेक्लूज से जुड़े हुए थे, यानी कि इनका हिस्सा थे। वर्dsworth का प्लान था कि द रेक्लूज एक वास्ट फिलोसॉफिकल पोएम होगी जिसमें नेचर, मैन और सोसाइटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन उनका यह बड़ा प्रोजेक्ट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सका। अब बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। वर्dsworth को एसटी कॉलरिज के साथ इंग्लिश रोमांटिसिज्म के प्रमुख पायनियर्स में पथ प्रदर्शक में माना जाता है। उन्होंने न्यू क्लासिकल पोएट्री की आर्टिफिशियल कन्वेंशन और आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन को चैलेंज किया, रिवॉल्ट किया। उन्होंने पोएट्री को नेचर, ह्यूमन इमोशंस और ऑर्डिनरी लाइफ के करीब लाने का प्रयास किया और सिंपल नेचुरल लैंग्वेज को महत्व दिया। यही बदलाव इंग्लिश पोएट्री में एक नए लिटरेरी एज, रोमांटिक एज के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब एग्जाम पॉइंट समझते हैं। द रेक्लूज, नेचर, मैन एंड सोसाइटी, द प्रिल्यूड प्लस द एक्सकर्जन कनेक्टेड विद द रेक्लूज। पर याद रखिएगा जो द रेक्लूज है वो इनकम्प्लीट है। द प्रिल्यूड और एक्सकर्जन इसका हिस्सा है, वो अपने आप में कंप्लीट है, बट ये जो बड़ी बुक थी, जो बड़ी पॉइंट थी द रेक्लूज, ये इनकम्प्लीट है।
Wordsworth and Coleridge, pioneers of English Romanticism. Romanticism, reaction against artificial neoclassical conventions. तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ और लिटरेरी जर्नी का पार्ट 1। आज हमने उनकी बर्थ, फैमिली, एजुकेशन, फ्रांस विजिट्स, पॉलिटिकल आइडियाज, अर्ली पोएट्री को समझा। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या नेट एस्पिरेंट्स हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर फॉलो करें। पार्ट 2 में वर्ड्सवर्थ के मेजर वर्क्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को और डिटेल में हम कवर करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।